हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इजी विजन इन फार्मेसी। बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो आज मैं लेके आई हूँ, डेट इज़ दी ब्लड। मुझे कमेंट आया था कि ब्लड क्लॉटिंग पे वीडियो बनाओ, तो ब्लड क्लॉटिंग की वीडियो तो मैं लेके आई हूँ, बट उससे पहले मैं थोड़ी बेसिक इंट्रोडक्शन भी दूंगी ब्लड के बारे में कि ब्लड क्या होता है, उसकी क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं उसके, ताकि जब हम क्लॉटिंग का जब टॉपिक स्टार्ट करें तो हमें ऐसा ना हो कि पहले जो बेसिक कंसेप्ट है वही क्लियर ना हो। बिल्कुल माइनर से और बेसिक से कंसेप्ट मैंने लिए हैं, उसके बाद मैं ब्लड क्लॉटिंग का बताऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और एक बात और, अगर आप अपना टाइम यूटिलाइज करना चाहते हैं किसी अच्छे काम में तो वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखना। पूरे अच्छे से ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको वीडियो देखते देखते ही समझ भी आ जाएगा। और मैंने इतने अच्छे से ये नोट्स प्रिपेयर किए हैं आपके लिए कि आपको साथ ही साथ लर्न भी हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आवर टॉपिक इज ब्लड। व्हाट इज ब्लड? ब्लड तो सभी बोलते हैं एक लिक्विड है, बट हम क्या है, हम बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं, हमें पता होना चाहिए, एक साइंटिफिक टर्म पता होनी चाहिए कि ब्लड है क्या, ताकि हम थोड़ा लगे कि हाँ हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। अब कनेक्टिव टिश्यू का क्या मतलब होता है? मीन्स ये कनेक्ट करेगा। किसे कनेक्ट करेगा? मीन्स बॉडी के सेल्स को कनेक्ट करेगा। जैसे हम सोशल एप्स यूज करते हैं, वो भी हमें क्या करती है? कनेक्ट ही कर रही है एक दूसरे से। नए नए लोगों से हम कनेक्ट हो रहे हैं। सोशल ऐप जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये कितनी सारी सोशल एप्स हैं, तो वो भी हम ऐसे लेकर चल सकते हैं कि वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज हैं जो हमें कनेक्ट कर रही हैं। उसी तरह ब्लड भी क्या है, हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू है जो हमें कनेक्ट कर रहा है। इट हेल्प्स इन कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स ऑफ द बॉडी। अब बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, उनके बीच जो कम्युनिकेशन होता है वो ब्लड की वजह से ही होता है, क्योंकि ब्लड क्या करता है, उन्हें कनेक्ट कर रहा है। अमाउंट की बात कर रहे हैं कि कितनी अमाउंट जो है ब्लड की हमारी बॉडी में होती है। 7 to 9% ऑफ द बॉडी वेट, जो बॉडी का टोटल वेट होगा उसका 7 to 9% वेट जो होगा वो हमारे ब्लड का होगा। डेट इज अ नॉर्मल थिंग। अगर इससे कम ज्यादा होगा डेट इज नॉट नॉर्मल। अब मेल में जो ब्लड की अमाउंट है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू दी फीमेल। जैसे मेल में जो है 4 to 6 लीटर होता है और फीमेल्स में 4 to 5 लीटर होता है। बेसिकली 1 लीटर का जो है डिफरेंस होगा। हमेशा मेल में 1 लीटर ब्लड जो है एक्स्ट्रा होगा एज कम्पेयर टू फीमेल्स। फाइन। अब कलर, जो ब्लड का कलर है ये तो सभी को पता है, रेड होता है। बट ये तो कॉमन बात है कि रेड कलर होता है ब्लड का, सभी को पता है। लेकिन हमें क्या पता है कि हमें ये पता है कि रेड ब्लड का जो कलर है वो क्यों होता है। ब्लड का कलर रेड होता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है। ऑक्सीजनेटेड मीन्स उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन। फाइन। तो हमें ये भी पता है कि ब्लड का कलर जो है रेड होता है। अब आप अपने जो भी फ्रेंड्स हैं जिनको बायो का नहीं पता या जिन्हें पता भी है, तो आप उनके साथ अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हो। कितने इंटरेस्टिंग फैक्टर्स हैं ये कि ब्लड का कलर रेड क्यों है, इसमें ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है। इससे आपकी नॉलेज भी इंक्रीज होगी और साथ जिसको आप बोलोगे कि ये ऐसा होता है उसकी नॉलेज भी इंक्रीज होगी। अब विस्कोसिटी की बात करते हैं। ब्लड इज विस्कस देन वाटर ड्यू टू आरबीसीज। जो ब्लड है विस्कस होता है वाटर से, मीन्स जो वाटर की विस्कोसिटी है वो कम है एज कम्पेयर टू ब्लड। ब्लड ज्यादा विस्कस है, क्यों? क्योंकि उसमें आरबीसीज प्रेजेंट है। अगर हम आरबीसीज निकाल दें तो उसकी जो विस्कोसिटी है वो कम हो जाएगी। टेम्परेचर, अब बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो सेम होता है एज जो ब्लड का होता है, क्योंकि ब्लड ही जो है पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा है। दैट इज 38 डिग्री सेल्सियस और 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में जो है 38 आएगा और फ़ारेनहाइट में 100.4 आएगा। फाइन। ये बिल्कुल बेसिक नॉलेज मैंने यहाँ पे रखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इसमें से तो कई क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम्स में भी आ जाते हैं, क्योंकि बेसिक सी चीजें और बच्चों को बेसिक चीजें ही नहीं पता होती। तो पहले आप टॉपिक पे जाने से पहले हमेशा बेसिक जरूर क्लियर करें।
पीएच की बात करते हैं, जो ब्लड है स्लाइटली अल्केलाइन होता है 7.35 टू 7.45। अब पीएच जो है इसका हम पीएच स्केल की हेल्प से पता करते हैं, जो कि 1 to 14 होता है, बीच में 7 है। ये जो 7 है इसको हम न्यूट्रल लेते हैं कि ये न्यूट्रल पीएच है। जो इस 7 से पहले पहले जो भी है 1 to 6 इसको हम एसिडिक पीएच मानते हैं, एसिडिक है। और 7 से टू 14 तक जो है इसको हम बेसिक मानते हैं। ये क्या है? बेसिक। तो ये पीएच स्केल है। अगर आपको पीएच स्केल के बारे में और जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसकी अलग से वीडियो लेके आऊंगी। सो अभी इतना तो आपको पता चल ही गया होगा। जैसे ये पीएच स्केल है, ये 1 to 14 तक होता है। और अब 1 से लेके 6 तक जो है इसको हम एसिडिक पीएच मानेंगे। 7 जो है इसको हम न्यूट्रल मानते हैं, और 7 to 14 जो है ये बेसिक होगा। फाइन। आर्टरियल ब्लड इज मोर अल्केलाइन देन वीनस ब्लड। जो आर्टरियल ब्लड है वो मोर अल्केलाइन होता है एज कंपेयर टू दी वीनस ब्लड। फाइन। अब क्या क्या फंक्शंस हैं ब्लड के? पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है तो इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फंक्शंस की बात करते हैं। फर्स्ट इसका है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, डिफरेंट चीज़ों को ये ट्रांसपोर्टेशन करता है। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। अब कई लोगों का ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस भी होता है कि यहाँ का सामान वहां लेके जाना है, वहां का कहीं और लेके जाना है। वही ट्रांसपोर्टेशन जो है ब्लड भी कर रहा है, बॉडी के अंडर कर रहा है। फाइन। फर्स्ट ये कर रहा है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की। ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी बॉडी में मूव करा रहा है। अब ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में लेके जाएगा सेल्स के पास, उनको देगा और उनसे जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। फाइन। न्यूट्रिएंट्स। अब बॉडी में न्यूट्रिएंट्स, जब हमने फूड खाया उसमें से मैक्रो और माइक्रो दोनों न्यूट्रिएंट्स हमने निकाल लिए। अब न्यूट्रिएंट्स तो एक जगह आ गए, अब उसको हमने पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना है कि हर एक सेल को वो न्यूट्रिएंट्स मिल जाए, क्योंकि हर एक सेल को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी उसको न्यूट्रिएंट से मिलेगी। अब ये न्यूट्रिएंट जो है ब्लड उसको पूरी बॉडी में जो है ट्रांसपोर्ट करेंगे। देन हार्मोन्स की बात करते हैं। हार्मोन्स जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं बॉडी में। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं? हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जिनका अपना अपना रोल होता है। उसकी बात मैं नहीं कर रही, वो डिफरेंट चैप्टर है, बट नॉर्मल मैं बता देती हूँ कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वही हार्मोन जो है सिक्रीट करते हैं। अब ये हार्मोन्स जो है पूरी डिफरेंट पार्ट्स में जाते हैं अपना एक्शन परफॉर्म करने के लिए। और ये कैसे जाते हैं, कैसे मूव करते हैं? ब्लड के थ्रू मूव करते हैं। लास्ट ट्रांसपोर्टेशन में मैंने बात की है हीट की। जब भी कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं तो हीट जनरेट होती है। अब जो हीट जनरेट हुई है, एक सेल जो एक्टिव सेल में हीट जनरेट हुई है वो दूसरे सेल तक जो है कन्वर्ट करनी होती है। उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? ब्लड के थ्रू। अगेन ब्लड जो है उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। फाइन। ये तो बात होगी ट्रांसपोर्टेशन की। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेगुलेशन की। रेगुलेशन में क्या क्या है? एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस मैंने पहले ही बताया, जैसे कि पीएच स्केल की बात करें कि जो बॉडी में एसिड का लेवल है और बेस का लेवल है उसको वो मेंटेन करेगा, रेगुलेट करेगा। अमाउंट ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। अब बॉडी में कितना वाटर रहेगा, कितनी इलेक्ट्रोलाइट्स रहेगी, इसका बैलेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसको बैलेंस करने में भी ब्लड जो है हेल्प कर रहा है। अब टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर जो है मेंटेन करके रखना पड़ता है, क्योंकि अगर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया तो हम बोलते हैं कि फीवर हो गया, और अगर बॉडी का टेम्परेचर कम होना स्टार्ट हो गया दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग। सो बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, जिसे ब्लड करता है कैसे? फ्लो के थ्रू। वो जिस अकॉर्डिंग फ्लो करेगा उस तरह हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है मेंटेन होता है। फिर बात आती है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में जो है फर्स्ट मैंने बात की इम्यूनिटी। अब ब्लड में जो है हम आगे कंपोनेंट्स पढ़ेंगे तो उसमें जो होगा WBC की बात करेंगे, दैट इज दी ल्यूकोसाइड्स। तो ल्यूकोसाइड बेसिकली जो होते हैं बॉडी में एंटीबॉडीज जो है बनाते हैं टू दी स्पेसिफिक एंटीजन्स, जिससे इम्यूनिटी आती है। इम्यूनिटी में भी इनेट हो सकती है और एक्वायर्ड हो सकती है। तो ये सारा काम जो है ब्लड का ही एक कंपोनेंट का काम है। तो ब्लड क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन कर रहा है। कैसे? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके।
सेकंड है क्लॉटिंग मैकेनिज्म के थ्रू भी ये बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमें कोई इंजरी होती है, ब्लड का फ्लो आना स्टार्ट हो जाता है और वो बंद नहीं होता। अगर वो बंद नहीं होता तो बॉडी का सारा ब्लड लूज हो जाएगा, तो जिसकी वजह से जो है पेशेंट जो है ट्रोमा में चला जाएगा। ठीक है, सारा ब्लड अगर लॉस हो गया तो पेशेंट जो है डेड हो जाएगा। सो क्लॉटिंग मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक प्रोटेक्शन है, बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है। अब कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। बेसिकली ब्लड में दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। प्लाज्मा जो है काफी इंपॉर्टेंट है, मेनली जो बच्चों को यही पता होता है कि जो ब्लड है आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स का बना होता है। प्लाज्मा तो छोड़ ही देते हैं, लेकिन प्लाज्मा भी काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है बॉडी में प्लाज्मा की वजह से होते हैं, तो हमने इसको छोड़ना नहीं है। ब्लड को दो ही पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पहले दैट इज द प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स में कौन कौन से आते हैं, आरबीसीज आती हैं, दैट इज द रेड ब्लड कॉर्पसल्स। फाइन, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, इसको हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, इसको हम डिटेल में करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। फिर डब्ल्यूबीसी आती है, दैट इज द वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। फाइन, इसको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। एंड थर्ड वन इज दी प्लेटलेट्स, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज हम डिटेल्स में करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल हम इसको आगे लेके चलते हैं। जो डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स और ल्यूकोसाइट्स हैं, इसको फर्दर आगे पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं। 5 पार्ट्स हैं इसके, न्यूट्रोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, मोनोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, इस्नोफिल्स है। जो व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं या तो ये ग्रैनुलेट्स होते हैं या ए ग्रैनुलेट्स होते हैं। मीन्स अगर उसमें ज्यादा ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है तो हम उसको ग्रैनुलेट्स बोलेंगे, अगर उसमें लेस ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है तो हम ए ग्रैनुलेट्स उसको बोलते हैं। इसकी डिवीजन होती है, वो हम डिटेल में करेंगे, बट अभी जनरल इतना ही है कि इसकी क्लासिफिकेशन कैसे है और इसकी क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखनी है। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है, जैसे कि ये हमने कोई भी लिया हुआ है, वेसल ली हुई है, इसमें हमने ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं उसको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की है। ये जो हमारा है 45% जो है हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, यानी कि आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं एंड प्लेटलेट्स हैं। एंड जो हमारा 55% है वो क्या है, हमारा प्लाज्मा है। तो ब्लड का जो है 55% यानी 50% से ज्यादा पार्ट जो है प्लाज्मा का ही है, मीन्स ट्रांसपेरेंट फ्लूइड का ही है, जिसे हम छोड़ देते हैं। तो हमने इसको छोड़ना नहीं है। ब्लड टोटल हो गया 100% और इसमें से 55% जो है प्लाज्मा हो गया और फॉर्म्ड एलिमेंट जो हो गए 45% हो गए। फाइन, अब जो प्लाज्मा है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसके अकॉर्डिंग भी इसको डिवाइड किया हुआ है। जैसे वाटर, इसमें क्या होता है, वाटर होता है, प्रोटीन्स होते हैं और अदर सोल्यूट्स होते हैं। फाइन, अब जो अदर सोल्यूट्स हैं, अब कौन कौन से अदर सोल्यूट्स होते हैं, फिब्रिनोजन होंगे, एल्बुमिन होगा, ग्लोबुलिन्स होंगे और अदर एलिमेंट्स होंगे। फाइन, अब हम बात करते हैं आरबीसीज की। आरबीसीज क्या होती हैं, आरबीसीज आर ऑल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसीज को हम इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। दे आर सर्कुलर नॉन न्यूक्लिएटेड बाइकनकेव डिस्क। ये क्या होती हैं, सर्कुलर, इसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता तो इसको हम नॉन न्यूक्लिएटेड बोलते हैं। बाइकनकेव डिस्क होती हैं। अब इसकी जो कनकेव शेप है, कनकेव हमने जो शेप है, मैंने शेप बताई हुई कि कनकेव शेप ऐसी होती है। ये क्या होता है कि सेंटर से जो है ये थिन होता है, ये थिन है ना, यहाँ पे सेंटर से ये थिन होता है और जो इसकी एजेस होती हैं वो थिक होती हैं। यहाँ पे भी ये इसकी एजेस होगी तो ये थिक है, इसकी एजेस थिक होगी और ये सेंटर पे जो होगा थिन होगा, दैट इज दी कनकेव। अब बाई कनकेव जो है, बाई कनकेव का मतलब दो कनकेव लेंस जब मैं कंबाइन कर देती हूँ तो वो क्या बन जाता है, बाई कनकेव लेंस। फाइन,
इट्स शेप्स प्रोवाइड लार्जर सरफेस एरिया फॉर गैस डिफ्यूजन। अब इसकी शेप ऐसी है कि जिसकी वजह से जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है गैस डिफ्यूजन के लिए। बेसिकली जो ज्यादा गैस है वो डिफ्यूज होती है। डिफ्यूजन क्या होती है? मूवमेंट होती है। डिफ्यूजन का मतलब ही होता है मूवमेंट। अब ये मूवमेंट दो तरह से होती है, या तो ये एक्टिवली डिफ्यूज हो सकता है या पैसिवली। फाइन, अगर ये एक्टिवली डिफ्यूज हो रहा है तो मींस इसमें जो एटीपी है, एटीपी डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रही है। पैसिवली डिफ्यूज हो रहा है मींस जो एटीपी है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रही। एक्टिव में क्या होगा? हायर, एक्टिव में क्या होगा कि जो कंसंट्रेशन है हायर टू लो और लोअर टू हायर, ठीक है। जब ये लो टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, मीन्स यहाँ पे कंसंट्रेशन लो है, लो से ये हाई में जा रहा है, तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो हम एटीपी एक्टिवली इनमें इन्वॉल्व हो जाएगी। जब हाई से लो में जाएगा तो एनर्जी की जो जरूरत है वो कम पड़ेगी, तो एटीपी इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगी, तो वो क्या होगी? पैसिव डिफ्यूजन होगी। जैसे हम स्टेयर्स की बात करते हैं, जब हम ऊपर जाते हैं स्टेयर्स से तो ज्यादा एनर्जी हमें लगती है, दैट इज द एक्टिव डिफ्यूजन। और जब हम ऊपर से नीचे आते हैं स्टेयर्स के तो कम एनर्जी लगती है, दैट इज द पैसिव डिफ्यूजन। हम जो भी हमारी साइंस की टर्म्स होती हैं, जो भी एग्जांपल्स होती हैं, इसको अगर हम अपनी डेली लाइफ के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमें ये याद भी रहती हैं और कभी भूलती भी नहीं है। तो हमने कोशिश करनी है कि हम इसको डेली लाइफ के साथ कनेक्ट करें और जितना हो सके जो भी हमारी नॉलेज है दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि जब हम शेयर करते हैं तो शेयरिंग इज द केयरिंग। जब हम किसी की केयर करते हैं तो उसका बेनिफिट हमें भी होता है और दूसरों को भी होता है। तो अगर आपको लगता है कि आपने अपना जो टाइम है इस वीडियो के साथ यूटिलाइज किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। न्यू अपडेट्स के लिए आप हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकते हैं। आप और भी टॉपिक्स के लिए जो है इस चैनल को फॉलो करें और प्लेलिस्ट चेक करें, वहां पे मैंने डिफरेंट प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है। अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए तो प्लीज कमेंट करें। थैंक यू।